काठमांडू की हवा में एक ऐसी एनर्जी थी जो सालों में नहीं देखी गई। यह मई 29, 2025 का दिन था। हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। वे एक कॉमन मकसद के साथ मार्च कर रहे थे। उनकी आवाजें एक साथ उठीं, चेंज की मांग करती हुई एक जोरदार आवाज। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे देश की आत्मा जाग उठी हो। प्रदर्शन का जो स्केल था वो हैरान कर देने वाला था। इससे पब्लिक सेंटिमेंट में एक गहरे बदलाव का संकेत मिला। कई ऑब्जर्वर्स सोच रहे थे कि क्या यह नेपाल के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उनकी डिमांड्स एकदम क्लियर और साफ थीं। उन्होंने मॉनर्की की बहाली की मांग की। वे यह भी चाहते थे कि नेपाल को फिर से एक हिंदू नेशन बनाया जाए। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी या आरपीपी सबसे आगे थी। कई इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट ग्रुप्स भी शामिल हुए। वे कंधे से कंधा मिलाकर एक कॉमन विजन के साथ मार्च कर रहे थे। उनके चेहरों पर जो डिटर्मिनेशन था वो साफ दिख रहा था। उनका मानना था कि उनके देश को अपनी ट्रेडिशंस वापस चाहिए। ये रैली हाल के समय की सबसे बड़ी प्रो मोनार्की डेमोन्स्ट्रेशंस में से एक थी। इसकी टाइमिंग बहुत सिग्निफिकेंट थी। अथॉरिटीज हाई अलर्ट पर थी। इतनी बड़ी भीड़ ने जो मैसेज दिया उसे इग्नोर करना नामुमकिन था। ये जो बड़ी बड़ी रैलीज हो रही है वो यूं ही नहीं हो रही। इनके पीछे लोगों का गहरा गुस्सा है। लोग मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हैं। नेपाल में सरकारें अक्सर बदलती रही हैं। इससे लगातार इंस्टेबिलिटी का माहौल बना रहता है। हर नई कोalition के साथ पॉलिसीज बदल जाती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर असर पड़ता है। सिटीजन्स को लगता है कि इस पॉलिटिकल उठापटक से उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। वे एक ऐसे सिस्टम के लिए तरस रहे हैं जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो, गवर्नेंस देने में ज्यादा इफेक्टिव हो। भयंकर करप्शन एक और बड़ी शिकायत है। यह समाज को अंदर ही अंदर खा जाता है। कई नेपालियों को लगता है कि करप्शन अब नॉर्मल हो गया है। वे इसे गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग लेवल्स पर देखते हैं। इससे पब्लिक का ट्रस्ट खत्म होता है। यह लोगों को अपने लीडर्स के प्रति सिनिकल बनाता है। जो रिसोर्सेज डेवलपमेंट पर खर्च होने चाहिए वे बर्बाद हो जाते हैं। इसका सारा बोझ आम सिटीजन्स उठाते हैं। परसेप्शन यह है कि लीडर्स अपनी जेबें भर रहे हैं, जबकि आम आदमी स्ट्रगल कर रहा है। कमजोर होती नेशनल आइडेंटिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सदियों तक मोनार्की एक यूनिफाइंग सिंबल थी। 2008 में इसके खत्म होने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि एक खालीपन आ गया है। फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह इस पूरे ड्रामा के एक सेंट्रल फिगर हैं। वे अब 77 साल के हैं। वे अभी भी काठमांडू में रहते हैं, एक कांस्टेंट शांत उपस्थिति। 2008 में मोनार्की खत्म होने के बाद वे ज्यादातर पॉलिटिकल स्पॉटलाइट से दूर रहे, लेकिन उनकी हाल की एक्टिविटीज ने काफी अटेंशन खींचा है। उन्होंने कोई ऑफिशियल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर सत्ता में अपनी वापसी की मांग नहीं की है। फिर भी रॉयलिस्ट मूवमेंट पर उनका प्रभाव काफी ज्यादा है। हाल के समय में ज्ञानेंद्र शाह ने अपने पब्लिक अपीयरेंसेस बढ़ा दिए हैं। वे अक्सर रिलीजियस सेरेमनीज में देखे जाते हैं। वे कल्चरल इवेंट्स में शामिल होते हैं। इन अपीयरेंसेस का उनके सपोर्टर्स हमेशा जोश के साथ स्वागत करते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। वे उनके लिए नारे लगाते हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल रैलीज नहीं है, पर इनमें पॉलिटिकल संकेत होते हैं। हर अपीयरेंस रॉयलिस्ट बेस को एनर्जाइज करता हुआ लगता है। फरवरी 2025 में एक सिग्निफिकेंट पल आया। फॉर्मर किंग ने एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने नेपाली लोगों से यूनाइट होने की अपील की। उन्होंने पीस और प्रॉस्पेरिटी की जरूरत पर बात की। मोनार्की की संभावित वापसी का रास्ता पूरी तरह पीसफुल नहीं रहा है। इसी साल मार्च 2025 में तनाव बहुत बढ़ गया। काठमांडू में एक प्रो मोनार्की रैली ने एक बुरा मोड़ ले लिया। जो सपोर्ट के प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ था वो वायलेंस में खत्म हुआ। प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्लैशेस शुरू हो गई। सिचुएशन तेजी से बिगड़ गई। कैपिटल, जो आमतौर पर वाइब्रेंट रहता है, केओस और डर का मंजर बन गया। इस इंसिडेंट ने पूरे नेशन में सनसनी फैला दी। इसने मौजूदा पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अस्थिर नेचर को हाईलाइट किया। मार्च की वायलेंस के नतीजे दुखद थे। 2 लोगों की जान चली गई, दर्जनों और घायल हुए। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, वे इंडिविजुअल्स थे, नेपाल के सिटीजन्स थे। उनके जाने का दुख सबको हुआ। वायलेंस एक बुरी याद दिला गई।
इसने दिखाया कि पॉलिटिकल भावनाएं कितनी आसानी से भड़क सकती हैं। गवर्नमेंट ने मार्च की वायलेंस पर तेजी से रिस्पॉन्ड किया। काठमांडू के प्रभावित एरियाज में कर्फ्यूज लगाए गए। रैली के की ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट किया गया। क्लैशेस के कारण जानने के लिए इन्वेस्टिगेशंस शुरू की गई। अथॉरिटीज ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की अपनी कमिटमेंट दोहराई। उन्होंने पीस भंग करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। नेपाल में मोनार्की को रीइंस्टेट करना कोई सिंपल काम नहीं है। इसके सामने बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मुश्किलें हैं। नेपाल 2008 में एक सेक्युलर रिपब्लिक बना। यह एक हिस्टोरिक फैसला था। यह एक पीस डील का हिस्सा था। इस डील ने एक दशक लंबे सिविल वॉर को खत्म किया। एक वॉर जिसमें 16,000 से ज्यादा जाने गई। मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिकन सिस्टम को मजबूती से स्थापित करता है। इसे काफी सोच विचार के बाद ड्राफ्ट किया गया था। यह उस पॉलिटिकल सहमति को दिखाता है जो कॉन्फ्लिक्ट के बाद बनी थी। स्टेट के इस फंडामेंटल पहलू को बदलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है। यह एक बहुत हाई थ्रेशोल्ड है। इसे स्टेट के कोर प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी या आरपीपी प्रमुख रॉयलिस्ट पॉलिटिकल फोर्स है, लेकिन पार्लियामेंट में इसकी ताकत लिमिटेड है। आरपीपी के पास अभी 275 में से सिर्फ 13 सीट्स हैं। यह जरूरी संख्या से बहुत कम है। वे अकेले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू या पास नहीं कर सकते। उन्हें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट की जरूरत होगी। प्रो मोनार्की मूवमेंट का एक सबसे स्ट्राइकिंग पहलू है इसके डेमोग्राफिक्स। बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स यंग नेपाली है। यह सरप्राइजिंग लग सकता है। उनमें से कई मोनार्की खत्म होने के बाद बड़े हुए हैं, या जब यह हुआ तब वे बहुत छोटे थे। फिर भी वे इन रैलीज में सबसे आगे हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन एक की ड्राइविंग फोर्स है। वे मौजूदा हालात से डिसइल्यूजन्ड हैं। उन्हें अपना फ्यूचर अनिश्चित दिखता है। वे जवाब ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन उनके असंतोष का एक बड़ा कारण है। यंग नेपालियों को एक चैलेंजिंग जॉब मार्केट का सामना करना पड़ता है। घर पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। कई लोगों को काम के लिए विदेश माइग्रेट करने पर मजबूर होना पड़ता है। वे घर रिमिटेंसेस भेजते हैं, अपनी फैमिलीज और इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसकी एक पर्सनल कीमत चुकानी पड़ती है। वे अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं। वे मुश्किल कंडीशंस में काम करते हैं। वे देखते हैं कि दूसरे देशों में उनके साथी प्रोग्रेस कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि नेपाल उन्हें एक बेहतर फ्यूचर क्यों नहीं दे सकता। यह इकोनॉमिक एंजाइटी उनमें चेंज की इच्छा जगाती है। सिर्फ यूथ ही नहीं, यंगर और ओल्डर दोनों जनरेशंस इस मूवमेंट का हिस्सा है। कई ओल्डर नेपाली मोनार्की का जमाना याद करते हैं। मोनार्की को बहाल करने का कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता बंद सा लगने पर एक और आइडिया जोर पकड़ रहा है, नेशनल रेफरेंडम की संभावना। इससे नेपाली लोग सीधे इस मुद्दे पर फैसला कर सकेंगे। क्या नेपाल को रिपब्लिक रहना चाहिए या मोनार्की को रीइंस्टेट करना चाहिए? एक रेफरेंडम एक क्लियर मैंडेट दे सकता है। यह इस विवादास्पद सवाल का हल निकाल सकता है, कम से कम कुछ समय के लिए। यह आइडिया उन कई लोगों को अपीलिंग लग रहा है जिन्हें लगता है कि मौजूदा सिस्टम उनकी नहीं सुन रहा है। प्रोपोनेंट्स का तर्क है कि रेफरेंडम आगे बढ़ने का सबसे डेमोक्रेटिक तरीका है। अगर पब्लिक प्रेशर बढ़ता रहा तो गवर्नमेंट के लिए इसे इग्नोर करना मुश्किल हो सकता है। बड़ी बड़ी रैलीज चेंज के लिए जबरदस्त सपोर्ट दिखाती हैं। एक रेफरेंडम इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली चैनल कर सकता है। यह आगे की अनरेस्ट या इंस्टेबिलिटी को रोक सकता है। यह हर एलिजिबल सिटीजन को अपनी आवाज देगा। जो भी नतीजा निकलेगा उसे लेजिटिमाइज करेगा। इस रास्ते की वकालत करने वालों की यही उम्मीद है। उनका मानना है कि आखिरी फैसला लोगों का होना चाहिए। नेपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है। प्रो मोनार्की सेंटिमेंट माइंड हालिया उछाल ने नेशन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी बड़ी रैलीज, जोश भरी डिबेट्स, अंदर ही अंदर पनपता असंतोष, ये सब दिखाते हैं कि देश अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर को लेकर संघर्ष कर रहा है। मौजूदा रिपब्लिकन सिस्टम, जो एक लंबे और दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्थापित हुआ था, एक सीरियस चैलेंज का सामना कर रहा है। यह आबादी के उस हिस्से से चुनौती है जो महसूस करता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। एक ऐसा वर्ग जो एक अलग रास्ता चाहता है। यह एक क्रिटिकल पल है। नेपाल की पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। डिबेट असल मेन स्टेट के मूल स्वरूप के बारे में है।
क्या नेपाल को एक सेक्युलर रिपब्लिक बने रहना चाहिए? एक ऐसा सिस्टम जिसका लक्ष्य मॉडर्निटी, इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, या इसे एक हिंदू मोनार्की की ओर लौटना चाहिए? एक ऐसा सिस्टम जो ट्रेडिशन, एक खास रिलीजियस आइडेंटिटी और एक वंशानुगत राष्ट्र प्रमुख पर आधारित हो? ये फंडामेंटल सवाल हैं। इनके जवाब आने वाली पीढ़ियों के लिए नेपाल का भविष्य तय करेंगे। नेशन की आत्मा पर बहस हो रही है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोनार्की अपने 239 साल के इतिहास के साथ 2008 में खत्म कर दी गई थी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह किंग ज्ञानेंद्र के ऑथोरिटेरियन रूल के बाद हुआ था। यह 2006 के बड़े स्ट्रीट प्रोटेस्ट के बाद हुआ था। सिविल वॉर के बाद पीस को मजबूत करने के लिए इसे एक जरूरी कदम के तौर पर देखा गया। क्या उस दौर के सबक भुला दिए जा रहे हैं, या मौजूदा प्रॉब्लम्स इतनी गंभीर हैं कि लोग पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने का जोखिम उठाने को तैयार हैं? ये वे सवाल हैं जो नेपाली खुद से पूछ रहे हैं। नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम का फ्यूचर दांव पर लगा है।